दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। पहलगाम के हमले के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। और कहां संबोधित किया? बिहार के मिथिला में। अवसर था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का। और थोड़ा ज्यादा खुलकर कहें तो चुनावी साल में प्रधानमंत्री का जो लगातार दौरा होना है, उस दौरे के बीच में आज की सभा भी एक कड़ी थी। कानपुर की सभा रद्द कर दी गई, लेकिन मधुबनी की सभा रद्द नहीं की गई, क्योंकि बिहार में चुनाव है। प्रधानमंत्री हिंदी में भी बोले और प्रधानमंत्री अंग्रेजी में भी बोलो। और जब दोनों ही भाषाओं में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साफ साफ संदेश दिया कि भारत सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, तो उस कार्रवाई के बीच बिहार में जो उम्मीद थी प्रधानमंत्री से, वो उम्मीद शायद पूरी नहीं हुई। हालांकि बिहार की उम्मीदें राष्ट्रीय उम्मीदों से अलग नहीं है। पूरा देश जैसे चाहता है कि सख्त से सख्त सबक पाकिस्तान को सिखाया जाए, बिहार भी वही चाहता है। उस तरह की बातें तो प्रधानमंत्री ने की, लेकिन निराशा वहीं से बढ़ जाती है कि इतने गंभीर मुद्दे पर आज शाम 6 बजे जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, उस ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता कैबिनेट में औपचारिक रूप से नंबर 2 माने जाने वाले राजनाथ सिंह करेंगे, न कि प्रधानमंत्री करेंगे। तो इतने गंभीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री गायब क्यों है? ये सवाल अपनी जगह है। लेकिन एक सवाल जो बिहार के संदर्भ में ज्यादा मौजूद हो जाता है, वो सवाल ये है कि बड़ी उम्मीद थी नीतीश कुमार को कि बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरा उन्हें घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने फिर ऐसा नहीं किया। ये जरूर है कि पिछली बार जब भागलपुर में आए थे, तब लाडले मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया था। आज जब आए तो जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर रहे थे, वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार को लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। तो आगे क्या होने वाला है, ये अलग बात है कि नीतीश कुमार ने भी श्रद्धेय प्रधानमंत्री कहकर संबोधित किया, जिस पर हिंदी के ज्यादा जानकार लोग कुछ अलग तरह की राय व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से इस दौरे का क्या महत्व है और क्या जनता दल यूनाइटेड के लोग, जो बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे, ये सुनिश्चित करने में दिन रात एक किए हुए थे, क्या उन्हें निराशा हाथ लग गई है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक समीक्षक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। आज मधुबनी में जो कुछ भी हुआ है, क्या लगता है आपको? प्रधानमंत्री से तो वैसे भी पहलगाम की घटना के बाद अब तक तो देश निराश ही है। इंडस वाटर ट्रीटी को पोस्टपोन करने की बातें हो रही है, कहा जा रहा है कि उसको स्थगित कर दिया गया, कागजों पर कर भी दिया गया, लेकिन कागज की नाव बना करके भी चला देने से पानी रुकेगा नहीं, पानी पाकिस्तान की तरफ ही जाएगा। जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, जो ग्रेविटी का नियम है, ग्रेविटी के साथ साथ जो स्लोप है, वो पानी उधर ही जाएगा। बिहार की सियासत का पानी आज किधर जाता हुआ आपको दिखाई दिया है? देखिए, दो बातें हैं अभिषेक जी। एक तो पहलगाम को लेकर यदि आप कहें तो सबको उम्मीद था, और तमाम पत्रकार, तमाम 145 करोड़ जो देशवासी हैं, उनको उम्मीद था कि कम से कम पहलगाम जैसे नृशंस घटना के बाद कम से कम देश के जो गृह मंत्री हैं, जिनके जिम्मे आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार का स्टैंड क्या है वो रखेंगे। लेकिन मुझे बहुत मायूसी हुई है कि अमित शाह ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पहलगाम में जो नृशंस घटना हुई है उसको लेकर अभी तक नहीं किया है। दूसरी बात, खासकर मधुबनी दौरे को लेकर जो एनडीए में एक उम्मीद थी, खासकर जेडीयू की तरफ से, कि नीतीश कुमार को लेकर नरेंद्र मोदी मधुबनी रैली में एक स्टैंड क्लियर करते हुए दिखेंगे, संकेत देते हुए दिखेंगे, जो देते हुए नहीं दिख रहे हैं। और इससे एक तरफ जेडीयू के नेताओं में नाराजगी है, कार्यकर्ताओं में उदासी है, और एनडीए के कैडर में भी एक कंफ्यूजन सा माहौल बन गया है कि किसके लीडरशिप में हम लोग चुनावी लड़ाई में जाएंगे। क्या नीतीश कुमार चेहरा होंगे, या नीतीश कुमार चेहरा होंगे तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, या सामूहिक लीडरशिप में हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है,
बिहार में नीतीश कुमार है और राष्ट्रीय फलक पे नरेंद्र मोदी है। लेकिन एक तरह से सामूहिक लीडरशिप में, जैसे महाराष्ट्र में ठीक है देवेंद्र फडणवीस थे, शिंदे थे, लेकिन एक सामूहिक लीडरशिप पे चुनाव लड़ा और उसके बाद क्या हुआ आप सबके सामने में है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को यदि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो एक पॉलिटिकल मैसेज देना चाहिए था, स्टैंड क्लियर करना चाहिए था कि जो आगामी बिहार का विधानसभा चुनाव है हम नीतीश कुमार के ही लीडरशिप पे चुनाव लड़ेंगे, या जो पार्टी या एनडीए का स्टैंड है उसको क्लियर करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार को उम्मीद था, नीतीश कुमार एक तरह से ताकत उन्होंने झोंक रखा था इस रैली को लेकर, खासकर नरेंद्र मोदी के सामने में वो अपनी ताकत को दिखाना चाहते थे कि तमाम एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी आ रही है, जेडीयू में गुटबाजी है नीतीश कुमार को लीडरशिप को लेकर। तो ये तमाम चीजों को वो दिखाना चाहते थे, लेकिन जो उम्मीद नीतीश कुमार को था वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा कि पहले पूर्व में हमसे 2 बार गलतियां हो चुकी है, आगे नहीं होगा, एनडीए में है, एनडीए के साथ रहेंगे, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जीना जाना कहाँ। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ इन सब बयानों का राजनीति में कोई महत्व नहीं होता है। आज हम आपका गुणगान कर रहे हैं, कल हो सकता है आपका टांग खींचते हुए नजर आए। यही मोदी जी ने है जो नीतीश कुमार के डीएनए पे सवाल उठा रहे थे, और यही नीतीश कुमार है जो भाजपा को बीजेपी बड़का झुट्टा पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, तमाम तरह के उपमा से संबोधित कर रहे थे। तो राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, परमानेंट दुश्मन नहीं होता, ना परमानेंट दोस्त होता है। देखिए आगे क्या होता है। आप कह रहे हैं देखिए आगे क्या होता है, लेकिन आज तो प्रधानमंत्री के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले, और नीतीश कुमार की एक विडंबना है, प्रोटोकॉल ही कुछ ऐसा है कि नीतीश कुमार को अंतर रोज ठगा हुआ महसूस करना पड़ता है। नियम है कि जो पदानुक्रम के हिसाब से, जो हायरार्की के हिसाब से जो सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो सबसे अंत में बोलता है। जैसे किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई पूर्व प्रधानमंत्री हो, तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री के ठीक पहले पूर्व प्रधानमंत्री बोलेंगे। ये रूल है, और ये रूल इस तरह से है कि इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के पहले ही बोलना था। उन्होंने बोल दिया कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। क्या आपको लगता है अगर ये रूल उल्टा होता, नीतीश कुमार को उसके बाद बोलना होता प्रधानमंत्री की स्पीच के बाद, तो क्या ये बात वो बोलते कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे? देखिए नीतीश कुमार लुभाने का जरूर प्रयास उन्होंने किया। मैंने शुरू में ही कहा कि जेडीयू ने इस रैली को लेकर बीजेपी से अधिक ताकत झोंक रखी थी। ललन सिंह के हाथों में कमान था। ललन सिंह तिरहुत और मिथिलांचल के तमाम जिलों में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मीटिंग ली, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, लोगों के बीच में गए, लोगों से अपील किए कि मधुबनी में जो प्रधानमंत्री का संभावित यात्रा है उसको लेकर आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। आज तो ये हालात हो गए हैं कि मुजफ्फरपुर के तमाम जिला परिवहन जो जिला परिवहन अधिकारी हैं या आसपास के जिला परिवहन अधिकारी हैं, निजी स्कूलों को तो उन्होंने यूनियन को लेकर लिखे दिया था कि तमाम जो बसें जो हैं इस यात्रा के लिए लगाए जाए, ताकि, हालांकि उसको इसमें एक नैरेटिव दिया गया कि जीविका दीदी को लेके जाना है। अब जीविका दीदी को क्यों लेके जाता है, लेकर वहां ले जाया जाता है भीड़ को दिखाने के लिए। तो जेडीयू की इस प्रकार की तैयारी थी। नीतीश कुमार ने लुभाने के लिए भी कह दिया कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। एनडीए में है, एनडीए में है, रहेंगे ही, हमेशा रहेंगे। 2 बार गलतियां हो गई, और शायद किसी नेता की तरफ इशारा करके कह भी रहे थे कि इन्हीं लोग के कारण चले गए थे। शायद उसमें एक ललन सिंह भी थे शायद। अब ललन सिंह बेचारे एक तरफ मोदी के दरबार में अपनी प्रासंगिकता बढ़ा रहे हैं, संजय झा एक तरफ नरेंद्र मोदी के दरबार में प्रासंगिकता बढ़ा रहे हैं, अमित शाह को 1 महीने में 2-2 बार भोज पर आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार कुछ और बोल जाते हैं कि भाई इन्हीं के कारण जो है हम लोगों को पाला बदलना पड़ा था या बदलवाना पड़ा था आपके भाषण में। उम्मीद जरूर थी, और मैं आज भी कह रहा हूं, पूरे दमखम के साथ कह रहा हूं अभिषेक जी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से कम किसी कम मुख्यमंत्री पद से कम वो मानेंगे नहीं। तो क्या किसी अगली सभा का इंतजार किया जाएगा कि वहां प्रधानमंत्री बोलेंगे? अगली सभा नहीं,
नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार की इतनी हैसियत है, इतना बड़ा कद है, जो डायरेक्ट अपना जो, जब वो देखेंगे कि जो उनके जो सेनापति है उनसे बात नहीं बन रही है, तो नीतीश कुमार अपनी मन की बात डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को भी कर सकते हैं, उसमें कोई चैलेंज की जरूरत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, खुद कहना नहीं चाहते हैं, तमाम लोगों से कहलवाते हैं। आप जानते हैं नीतीश कुमार की जो राजनीतिक शैली रही है, खुद नहीं कहते हैं, कहलवाते हैं। अब देखिए किस प्रकार से दबाव बनाया जाता है। दबाव बनाने का तो प्रयास आपने देखा है कि निशांत से बयान दिलवाया गया। ललन सिंह बाद में बयान देते हुए दिखे कि नीतीश कुमार ही पर मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि संजय झा की तरफ से इस प्रकार का कोई बयान नहीं आया, लेकिन ललन सिंह ने यह स्पष्ट कहा कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि आज नीतीश कुमार को एक सहारा जरूर मिला है। जीतनराम मांझी ने स्पष्ट कह दिया आज बड़ी मंच से, खासकर चिराग पासवान को टारगेट करते हुए, को एक तरह से कहा जा रहा है कि संदेश दिया है। हाँ, चिराग पासवान भी मंच पे थे, जीतनराम मांझी थे, ललन सिंह थे, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं बिहार से, वो तमाम लोग मंच पे मौजूद थे। जब जीतनराम मांझी को बोलने का मौका आया तो उन्होंने चिराग पासवान को टारगेट करते हुए कहा कि बिहार में राजनीति करना चाहते हैं तो स्वागत है, लेकिन मुख्यमंत्री का सपना मत देखिए, यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। तो एक तरह से जीतनराम मांझी ने एक तीर से दो शिकार किया, नीतीश कुमार को भी खुश कर दिया कि गाय बगाए एक दो सीट जेडीयू कोटा से मिल जाए, फिर एक दो अपने रिलेटिव को एडजस्ट कर दें। और उधर चिराग पासवान पे भी उन्होंने हमला बोल दिया। 36 का आंकड़ा है दोनों दलित नेताओं के बीच में। जीतनराम मांझी और चिराग पासवान में क्या रिलेशन है कहने की जरूरत नहीं है। बाई इलेक्शन में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से चिराग पासवान प्रचार करने नहीं गए थे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक तरफ अपने छोटे घटक के तरफ से सहारा मिलते हुआ दिख रहा है, लेकिन जिसको घोषणा करना है आज कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी ने मायूस किया है। नीतीश कुमार ने तमाम अलंकारों का इस्तेमाल करते हुए, तमाम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री को फुसलाने मनाने का प्रयास किए, लेकिन नरेंद्र मोदी भी तो चालाक आदमी हैं, अभी मुट्ठी खोलना नहीं चाहते हैं। और नीतीश कुमार मुट्ठी खुलवा के ही मानेंगे। मैं आज कह रहा हूं अभिषेक कुमार जी के तो कब चैनल पे कह रहा हूं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से कम मानने वाले नहीं है, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देना पड़े। जी अच्छा ऋषि जी, कल से एक बयान वायरल हो रहा है बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप जायसवाल का। वो नीतीश मिश्रा, जी हाँ, जैसे लालू यादव चारा घोटाले में सजायाफ्ता हैं, उसी तरह से दिवंगत जगन्नाथ मिश्रा को भी चारा घोटाले में सजायाफ्ता घोषित किया था न्यायालय ने। उनके बेटे हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, अच्छे मंत्री हैं, मैं कोई सजायाफ्ता है इसकी वजह से उनके बेटे की काबिलियत पर शक किया जाए तो गलत है। जैसे लालू यादव की वजह से तेजस्वी यादव की काबिलियत पर शक किया जाए तो ये गलत है। वही स्थिति नीतीश मिश्रा की, अच्छे मंत्री हैं, इन्वेस्टर समिट वगैरह भी कराते हैं। लेकिन दिलीप जायसवाल ने कहा है कि उनका बस चले तो वो नीतीश मिश्रा को मुख्यमंत्री बनवा दे। ये बयान जाहिर सी बात है कि सम्राट चौधरी तक भी पहुंचा होगा और ये बयान नीतीश कुमार तक भी पहुंचा होगा। क्या बीजेपी के अंदर भी पावर टसल की स्थिति है? मिथिला में प्रधानमंत्री जा रहे हैं और मिथिला के झंझारपुर के विधायक को कह रहे हैं कि हम मेरा बस चले तो मुख्यमंत्री बना देंगे, ये प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं मिथिला के लोगों को लुभाने का प्रयास हमारे जो जायसवाल साहब हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। गुटबाजी तो नो डाउट बीजेपी में भी है। नित्यानंद राय का अलग खेमा है, सम्राट चौधरी का अलग खेमा है, एक खेमा संजय जायसवाल जी का है, एक खेमा दिलीप जायसवाल जी का भी है। हालांकि इन बीजेपी का जो सेंट्रल लीडरशिप इन दोनों मजबूत है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खेमा तो है, सब अपने लोगों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। जितने भी जो संभावित उम्मीदवार हैं, इन चार जो दरवाजे हैं वहां मथा टेक रहे हैं, तो गुटबाजी तो है ही। हालांकि मैं तक समझता हूं दिलीप जायसवाल ने मिथिला के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि मिथिलांचल में जगन्नाथ मिश्रा का, उनके परिवार का, एलन मिश्रा का, जैसे आपके चंपारण में केदार पांडे जी का एक इमोशनल कनेक्शन है।
उसी तरह मिथिलांचल में जगन्नाथ मिश्रा परिवार का, एल एन मिश्रा परिवार का एक अपना इमोशनल कनेक्शन है, खासकर यदि ब्राह्मणों की बात करें, मैथिल ब्राह्मणों की बात करें तो मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रेटजी के तहत बयान दिया होगा। लेकिन जीतन मांझी ने स्पष्ट कह दिया है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, यानी वैकेंसी नहीं है, यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है भाजपा में। आज एक और इम्पोर्टेंट लीड है, यदि आप कहें तो मैं बता दूं। जी जी जरूर। आज महागठबंधन का भी सदाकत आश्रम में बैठक है, और सदाकत आश्रम में जो बैठक है महागठबंधन के तमाम एलायंस पार्टनरों का, उसमें ये चर्चा होनी है कि संभावित मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। क्या तेजस्वी यादव होंगे या राजेश राम होंगे? राजेश राम होंगे तो क्या उनकी भूमिका होगी? यदि तेजस्वी सीएम फेस होते हैं तो कांग्रेस की तरफ से कौन डिप्टी सीएम फेस होगा? क्या राजेश राम डिप्टी सीएम फेस होंगे? मुकेश सहनी का क्या रोल होगा? लेफ्ट की तरफ से भी दबाव है कि जो पिछले बार जो सीटें दी गई थी उससे अधिक सीटें दिया जाए, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट जो है तमाम जो घटक है उनसे बेहतर है। तो तमाम चीजों पे आज चर्चा सदाकत आश्रम में होगी। तो एक तरफ एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी बैटिंग करते हुए नजर आए, दूसरी तरफ आज महागठबंधन की बैठक सदाकत आश्रम में है, और ये इंपॉर्टेंट बैठक है क्योंकि पिछले बार आपने देखा कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे, कृष्णा अल्लावरू उनके बगल में थे। हालांकि मैं इससे थोड़ा सहमत नहीं हूं, क्योंकि कृष्णा अल्लावरू प्रभारी हैं, पार्टी के चेहरा कांग्रेस में राजेश राम है, तो जहां कृष्णा अल्लावरू को बैठाया गया वहां राजेश राम को बैठाना चाहिए। इस मकसद से आपने उनको अध्यक्ष बनाया है। जिस कम्युनिटी को आप लुभाना चाहते हैं उस कम्युनिटी में एक मैसेज जाए, तो जहां आपको राजेश राम को बैठाना है वहां अल्लावरू को बैठा देते हैं। 14% महादलित तेजस्वी की के आबादी ठीक है बगल बिहार में यादव के बराबर आबादी जी है महादलित की, 5.5% 14% आबादी है। जी जी मेरी ऋषि आवाज जी आ ये रही है आप बताइए, तक? जी ये बताइए ऋषि जी कि इंडिया गठबंधन या महागठबंधन जो भी आप कहें, यहां तो जैसे आरजेडी लालू परिवार के चेहरे और उस समीकरण पर वोट लाती है, स्वाभाविक है यहां तो वोट आएगा राजेश राम के चेहरे और समीकरण पर, और उसके साथ साथ दोनों के साथ जो कैंडिडेट का कास्ट इक्वेशन जो सीट वाइज अलग अलग सीट पर अलग अलग तरीके से बनेगा, उससे वोट आएगा। क्या आपको लगता है सदाकत आश्रम में जो बैठक हो रही है उसमें सिर्फ सीएम चेहरे पर चर्चा होगी, या सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम चेहरे पर भी चर्चा होगी, और संभवतः ऐलान होगा तो दोनों का होगा या किसी का नहीं होगा? क्या उम्मीद नजर आ रही है? देखिए ये बात तेजस्वी यादव भी समझते हैं कि सीएम बनना है तो 32% वाले जो आधार एमवाई समीकरण है उसमें आपको अपने आधार को बढ़ाना होगा। चाहे आपको लेफ्ट का सहारा लेना पड़े, चाहे वो राजेश राम का सहारा लेना पड़े, चाहे आपको मुकेश सहनी का सहारा लेना पड़े, या सीमांचल में कुछ जगहों पे पप्पू यादव का सहारा लेना पड़े, वहां पे आपको ईगो खत्म करना होगा और दिल बड़ा करना होगा। और दिल आप बेहतर नैरेटिव के साथ जाइएगा तभी आपके जो आधार हैं उसमें एड ऑन होते हुए दिखेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यदि तेजस्वी यादव के नाम पे सहमति बनता है कि संभावित मुख्यमंत्री चेहरा यदि महागठबंधन की तरफ से होते हैं, तो निश्चित ही कांग्रेस की तरफ से राजेश राम को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया जाना चाहिए, ऑफिशियली डिक्लेयर करके चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि रविदास समाज को आप अट्रैक्ट कर सके, महादलित समाज को अट्रैक्ट कर सके। यदि माइनस पासवान देखे तो महादलितों के एक बड़े नेता के रूप में जो तमाम बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, राजेश राम को एक ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं। जी तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ठीक है आपने राजेश राम को अध्यक्ष बना दिया, लेकिन उनको लेकर एक यदि आप सही रणनीति नहीं बनाएंगे, सही रणनीति के साथ जनता के बीच नहीं जाएंगे, और राजेश राम जी से भी मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है कि वो क्षेत्र में जाएं, सिर्फ औरंगाबाद तक सीमित ना रहें। आप सीतामढ़ी भी जाएं, आप मोतिहारी जाएं, आप बेतिया जाएं, आप मुजफ्फरपुर जाएं, और हाल के दिनों में वैशाली में सकरा में घटना हुआ था जहां महादलित परिवारों के 50 से अधिक घरों में आग लग गई थी, कई लोगों की मौत हो गई थी। वहां आपको जाना चाहिए था, वहां के
जो महादलित परिवार है वो संकट में थे, उनके उनके दुख के घड़ी में आपको वहां पे जाना चाहिए था। तो ऐसे कार्यक्रम आपको बनाने होंगे, लोगों के बीच में जाने होंगे, ताकि लगे कि उनके ही परिवार से, उनके ही समाज से कोई व्यक्ति आया है जिसको ये गठबंधन डिप्टी सीएम जैसे महत्वपूर्ण पद देने जा रही है। तो ये मैसेज कन्वे होता है। आप देखिए 2014 में जो भाजपा चौथे नंबर की पार्टी थी, अमित शाह ने बेहतर सामाजिक समीकरण को साध के 80 में से 72 सीटें भाजपा के झोली में डाल दी। तो सामाजिक समीकरण आपको बनाने होंगे, आपके पास एक से एक बेहतर चेहरे हैं। नो डाउट तेजस्वी यादव एक ऊर्जावान युवा चेहरा है, तो उनके तरफ एमवाई है। राजेश राम को डिप्टी सीएम बना दीजिए, घोषित कर दीजिए, 5, 5.5%, 6% का चंक आपके साथ जुड़ जाएगा। साथ साथ और जो अन्य महादलित समाज का वोट है वो भी एड ऑन होते हुए दिखेगा, क्योंकि एनडीए में चिराग पासवान को तो आप डिप्टी सीएम बनाएंगे नहीं। ऋषि जी ये बताइए, जी जैसे पहलगाम की घटना हुई है, हमें आपको सबको याद है पुलवामा की भी एक घटना हुई थी जो हमारे मिलिट्री और पैरामिलिट्री के लोगों के ऊपर हुई थी, और ये आज वाली कल वाली सिविलियन के ऊपर हुई है। लेकिन उस वक्त जो माहौल बना था पूरे देश में, नरेंद्र मोदी सरकार को ही लोगों ने देश और देश के जज्बातों से जोड़ दिया था। आज जमीन पर इसका ठीक उल्टा दिखाई दे रहा है। लोग कहीं ना कहीं सरकार को कोस रहे हैं। ये एक फर्क आया है कि लोग अब नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछने पर उतारू है, क्योंकि आप सड़क पर कहीं जाएं, पुलवामा के समय में आप सरकार के खिलाफ बोल देते तो लोग आपका मुंह नोच लेते। आज जो ये स्थिति है कि अगर कोई सरकार के पक्ष में बोल रहा है तो लोग उस पर भिड़ जा रहे हैं। इस बदलाव को क्या माना जाए? नरेंद्र मोदी का गिरता ग्राफ या सत्ता लंबे समय तक रहती है, उसमें बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे जो जुड़ गए हैं, लोग फेडअप हो गए हैं, क्या कारण है? अब देखिए, कल से मैं देख रहा हूं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको हिंदू मुस्लिम एंगल देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा सवाल, सबसे बड़ा सवाल, अभिषेक जी आप बुद्धिजीवी हैं, इसको थोड़ा थोड़ा गौर से सुनिएगा कि जो आतंकवादियों का नैरेटिव था, उस नैरेटिव को मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में स्प्रेड आउट कर रही है। उन्होंने आतंकवादियों ने क्यों कहा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, कहा कि ये पूरे इंडिया में एक जो सोशल फैब्रिक है उसको डिस्टर्ब किया जाए। और वही जो तमाम जो बड़े एंकर हैं अपने डिबेट में कर रहे हैं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के गोली मारा। अरे भैया, जो वो इनिशिएट, जो ये नैरेटिव करना चाह रहा था, जो जम्मू तक सीमित है, कश्मीर तक सीमित है, आप पूरे इंडिया में उसको फैला रहे हैं। तो जो आतंकवादियों का सोच है वो क्यों आप पूरे इंडिया में फैला रहे हैं, और जिससे एक सोशल फैब्रिक जो हिंदुस्तान का है, हिंदू मुस्लिम में जो और तनाव बढ़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जहां ये घटना हुई है विगत 3 महीनों में जम्मू एंड कश्मीर में ओवरऑल 6.5 लाख, पौने 7 लाख सैलानी गए, उसमें से 5 लाख के आसपास सैलानी सिर्फ उस जगह पे गए जहां ये घटना हुई है। सवाल उठता है कि जो पॉपुलर स्पॉट रहा है सैलानियों का, जहां इतनी बड़ी संख्या में सैलानी जा रहे थे, वहां सुरक्षा के नाम पे एक भी सुरक्षा कर्मी का ना होना, ये अपने आप में क्या दर्शाता है? नंबर 3, देखिए ना, सरकार ही कह रही है, सरकार ये एक मिनट, सरकार का इनपुट ही कह रहा है कि कई दिनों से रेकी किया जा रहा था। सरकार का इनपुट है कि उनके पास ये रिपोर्ट थी कि सैलानियों पे हमला हो सकता है। तो आपको ये जानकारी नहीं थी कि जम्मू एंड कश्मीर में पॉपुलर सैलानियों का स्पॉट कहाँ है? और मैंने आंकड़ा बताया कि विगत 3 महीनों में यदि 6.5 लाख, पौने 7 लाख लोग गए तो उसमें से 5 लाख लोग इसी जगह पे गए हैं जहां घटना हुई है। तो वहां सुरक्षा का क्या व्यवस्था था? तो सवाल जो जिनके जिम्मे आंतरिक, देश के आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी है, यानी देश के गृह मंत्री के कंधों पर, उनसे सवाल क्यों ना हो? तो जो हमारे जो एंकर हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं, जो कहते हैं, मैं मानता नहीं मेन स्ट्रीम, उनमें खलबली ये है कि कुछ पत्रकार या कुछ बुद्धिजीवी अमित शाह से सवाल क्यों कर रहे हैं। उनको ये इस बात का थोड़ा भी दुख नहीं है। अरे यही लोग थे, यही लोग थे शिवराज पाटिल की कुर्सी ले लिए थे। उनको इस बात, जिन लोगों को अमित शाह से सवाल पूछने कि अमित शाह से सवाल क्यों किया जा रहा है। ऋषि जी, जिन लोगों को अमित शाह से सवाल पूछे जाने से दिक्कत है, वही लोग शिवराज पाटिल के सूट पर सवाल उठाकर शाम होते होते इस्तीफा करा दिए थे। और वही लोग थे
कि राम गोपाल वर्मा के साथ ट्राइडेंट होटल में देख लिए थे उनको, विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर को, और उनके पीछे पड़ गए थे। अगले दिन उनका भी इस्तीफा हो गया था, और आज अमित शाह से सवाल पूछने में दिक्कत है। तो जो गोदी मीडिया या चरण चंबुक मीडिया आप कहते हैं, आज मैं लोगों को यही कह रहा दर्शन हूं। हुआ है। गोदी का क्या अनुभव होता है, हुकुमदेव नारायण यादव ने, मैं किसी मीडिया को नहीं कह रहा, लेकिन गोदी का अनुभव क्या होता है, ये हुकुमदेव नारायण यादव ने संसद के अंदर बताया था कि इंडिया गेट पर एक गाड़ी में उन्होंने कौन सा गोदी जीव देखा था, और उसके बाद उनके मन में कौन सी भावना उत्पन्न हुई थी, ये हुकुमदेव बाबू ने खुद बताया था संसद में। काफी वायरल हुआ था, अभी भी लोग देखते हैं बड़े चाव से। तो बात मीडिया की नहीं है, दरअसल देखिए, गोदी तो हर दौर में रहे। मैंने कई जी, पत्रकारों को देखा, जैसे ही अमित शाह को लेकर सवाल किया जाता है, जैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल किया जाता है, तिलमिला उठते हैं। भैया सरकार में आप है तो सवाल किससे होगा? विपक्ष से होगा, सवाल राहुल गांधी से होगा, सवाल अखिलेश यादव से होगा, सवाल तेजस्वी यादव से होगा, कश्मीर की पुलिस भी अब गृह उनके अंडर मंत्री में से है। क्यों नहीं कश्मीर, सवाल होगा? अरे ऋषि जी, कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, उमर अब्दुल्ला की अधीन पुलिस नहीं है वहां की, वो पुलिस अमित शाह देखिए, जी के डायरेक्ट कंट्रोल में है। मैं यदि सरल भाषा में समझाऊं, घटना हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पॉपुलर जो एक आइडेंटिफाइड स्पॉट है, जैसे किसी भी जगह में, किसी भी जिले में क्राइम के कई ऐसे स्पॉट होते हैं जो पहले से आइडेंटिफाई होते हैं, और वहां आइडेंटिफाई स्पॉट पे क्राइम हो जाना, यानी उस संबंधित थाना के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल लाचार हैं, बिल्कुल कमजोर है, जी, बिल्कुल मतलब निकम्मा है, तो ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होती है। तो क्या जो देश के आंतरिक सुरक्षा जिनके जिम्मे था या है अभी गृह मंत्री अमित शाह के जिम्मे, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि नहीं बनता है? जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभिषेक जी, जी, नहीं, यही जो देश बात है आप ना कह रहे हैं जहां आडवाणी जी इस्तीफा ऋषि दे जी, दिए थे, हवाला में नाम आया था। यही देश है ना जहां शास्त्री जी ने रेल दुर्घटना पे इस्तीफा दे दिया था। यही नीतीश देश कुमार है ने ना, दिया यही था। एनडीए के पार्टनर नीतीश कुमार है ना, इस्तीफा दे दिया था। तो देश के 26-28 ऐसे वीर सपूत जो हैं, बिना कसूर के, बिना कुछ है, उसको उनका प्राण ले लिया गया, और कौन नहीं, जिम्मेवार है? ऋषि जी उसमें बिहार के भी एक सासाराम के रहने वाले हैं, उनका भी उसमें वो हताहत हुए हैं, उनकी भी जान गई है। आप सवाल पुलवामा वो को नहीं है। लेकर ही देखिए ना, आप पुलवामा, जी जी जी, पुलवामा की बात आप कह रहे थे, पुलवामा से पहलगाम तक एक लंबा अरसा बीत गया। 370 की बात पर प्रधानमंत्री क्या कहते थे, वहां पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में, आतंकवाद में कमी आई है, कि आतंकवाद का नामो निशान मिटाने की बात करते थे। 370 हटने की बात करते हैं, 370 वहां पर सुरक्षा बल भी नहीं थे जहां पर यह घटना हुई है। ये हालत है। 370 सुरक्षा कर्मी भी होते, 370 छोड़ दीजिए, 70 भी होते तो ये नहीं होता। सवाल वो नहीं है। बिहार की राजनीति पर लौटते हैं। बिहार में जो आपको दिखाई दे रहा है, अब आखिरी सवाल आपसे मेरा, नीतीश कुमार का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? क्या एक सभा का वो और इंतजार करेंगे, या दोनों केंद्रीय मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेंगे, जो उनकी पार्टी के दोनों मंत्री हैं? देखिए, नीतीश कुमार बैकडोर से जरूर प्रेशर बनाएंगे, और जो हम लोगों ने खबर चलाई थी, हो सकता है कि 1-2 मीटिंग के बाद यदि बीजेपी इस पर स्टैंड क्लियर न करे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि केंद्र में जो जेडी कोटे से 2 मंत्री हैं इस्तीफा देंगे, और यही एक तरीका है जिसके माध्यम से नीतीश कुमार दबाव बनाएंगे नरेंद्र मोदी पे, बीजेपी पे, और कहीं ना कहीं दोनों केंद्रीय मंत्रियों से नीतीश कुमार ने इसको लेकर बातचीत कर ली है। आपने देखा भी होगा 2-3 दिन पहले ललन सिंह के घर पे नीतीश कुमार खुद गए थे, क्लोज डोर मीटिंग हुई थी दोनों नेताओं के बीच में। तो कहीं ना कहीं सहमति बन गई है कि एक अवधि तक वेट एंड वॉच की स्थिति में जेडीयू रहेगी। यदि उसके बाद भी ये निर्णय नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठा ले। जी, मतलब आज शाम से जेडीयू एक्टिव हो जाएगी, नीतीश कुमार के पटना पहुंचने के बाद से एक्टिव हो जाएगी। लेकिन इतना चलते चलते आप बता दीजिए, अब नीतीश कुमार क्या, वो तो कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, आज फिर बोले हैं कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग देख रहे हैं कि 20 साल में वो एक बार कहीं चले गए थे जीतन राम मांझी को बिठा के, वो कहीं जाते कहाँ हैं? क्या बीजेपी के लोग आज समझे हैं उनकी बात को या नहीं समझे हैं?
बिल्कुल सही कहा आपने। नीतीश कुमार कहीं जाते नहीं है। नीतीश कुमार तो 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। यदि कुछ अवधि जीतनराम मांझी का छोड़ दे तो बिल्कुल आपने सही कहा, वो विपक्ष परिवर्तन करवाते हैं। जो विपक्ष के नेता होते हैं वो डिप्टी सीएम हो जाते हैं, जो डिप्टी सीएम होते हैं वो विपक्ष के नेता हो जाते हैं। तो नीतीश कुमार जहां 2005 में थे वो आज भी 2025 में वही है। तो देखिए, इंतजार कीजिए, यदि बीजेपी रहेगी तो हो सकता है कि विपक्ष परिवर्तन फिर से नीतीश कुमार करवा दे। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो हो सकता है प्रतिपक्ष के नेता हो जाए, और तेजस्वी यादव जो भी प्रतिपक्ष के नेता है हो सकता है वो डिप्टी सीएम हो वो जाए। विधान परिषद में नेता देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। सम्राट चौधरी विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सॉरी होंगे, विधानसभा में हो भी नहीं सकते। हाँ, सिंबॉलिक बोले हैं, सिंबॉलिक समझिए, मतलब जो नेता है, जो भी डिप्टी सीएम है या दोनों डिप्टी सीएम में से एक जो हो जाएंगे प्रतिपक्ष के नेता हो जाएंगे, जो विधायक होंगे। तो ये खेला होगा। की माने तो देखिए, मैं दिलीप जायसवाल की माने तो नीतीश मिश्रा ही हो सकते हैं चेहरा, वही विपक्ष के नेता हो सकते हैं। आप में देखिए, ये दिलीप जायसवाल खुद बीजेपी के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यही तो राजद चाहती है, इस प्रकार का बयान दिलीप जायसवाल दे या कोई नेता दे। और देख लीजिएगा, जिस दिन नीतीश कुमार को ये नहीं सीएम चेहरा घोषित करेंगे, राजद का ये सिंगल लाइन नैरेटिव होगा कि बीजेपी यदि सत्ता में आती है तो किसी अगड़े को ये मुख्यमंत्री बना सकते हैं। उसके बाद क्या खेला होगा, जैसे 2015 में मोहन भागवत ने बयान दिया था, और क्या नुकसान हुआ बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ वही नुकसान मुझे लगता है दिलीप जायसवाल भाजपा के साथ करते हुए दिख रहे हैं। कहने के लिए प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे बयान देंगे तो प्रदेश अध्यक्ष तो क्या ऐसे दोस्त क्या दुश्मनों, क्या जो कहावत है वो चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं। कहावत मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है कि ऐसे दोस्त से अच्छा दुश्मन भला। दिलीप जायसवाल जो बयान दे रहे हैं नीतीश मिश्रा को लेकर, वही तो तेजस्वी यादव लालू यादव चाहते हैं। वही वो तो बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो अगरों के सर पे सत्ता का ताज होगा। यही बात तो लालू यादव कहना चाहते हैं, यही बात तो तेजस्वी यादव कहेंगे। और देखिएगा, यदि आज के कार्यक्रम के बाद, आपके कार्यक्रम के बाद, हालांकि इस मुद्दा को क्यों नहीं उठाया, क्या कहते हैं आपको, तेजस्वी यादव ने, कि जो मैं कह रहा हूं वही चीज तो ये लोग कह रहे हैं। हेलो, अब सही आवाज आ रही है? जी, इस कार्यक्रम को हम यही खत्म करते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि दिलीप जायसवाल ने भारतीय जनता पार्टी का कबाड़ा कर दिया, कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार का भी कबाड़ा न कर दे, क्योंकि बीजेपी के साथ रहने पर जौ के साथ घुन तो पिसना ही पड़ेगा। देखिए, यही तो लालू यादव चाह रहे हैं कि ऐसे बयानों से फायदा हो कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो किसी अगले जात को मुख्यमंत्री बना देगी। यही तो बीजेपी चाहती है। आपने ये सही कहा कि दिलीप जायसवाल सबसे अच्छे दोस्त साबित हो रहे हैं तेजस्वी यादव के। खैर, कौन किसका दोस्त साबित हो रहा है, दोस्ती के बीच और दोस्ती दुश्मनी की राजनीति के बीच, हमेशा दोस्ती और दुश्मनी के बीच की महीन लाइन को पकड़कर चलने वाले नीतीश कुमार का अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, अगला पॉलिटिकल एक्शन क्या होता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिथिला से चले गए हैं। याद रखिए, मधुबनी जिला मिथिला की राजनीति का एपिसेंटर माना जाता है। थोड़े कहे कुछ ज्यादा समझिए, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी इसी मधुबनी के रहने वाले थे। अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो मधुबनी राजनीति में कई लोगों की सियासी संभावनाओं को बनाने और बिगाड़ने का काम करता रहा है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी आपका, आपने समय निकाला। नमस्कार।